हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ये हम कब कह सकते हैं? जब वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट जो है, जिस हालत में वो है, वो अपनी स्टेट को कांस्टेंट कर ले। ये उसकी स्टेट जो है वो कांस्टेंट हो, वो अपनी स्टेट चेंज ना करे। अब जो स्टेट है ये दो तरह की हो सकती है, या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो यहाँ पे बात ख़त्म, वो अपनी स्टेट चेंज करेगा ही नहीं। अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेरिएबल होगी। अगर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, डेट मीन कि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वो कांस्टेंट स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा बल्कि कांस्टेंट रखेगा, या वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में जब ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा तो उस पर लगने वाली नेट फोर्स भी ज़ीरो होगी। अगर नेट फोर्स ज़ीरो होगी तभी वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा है, इस पर कोई फोर्स लगा दें एक्सटर्नल, तो ये इसको मूव करवा देगी। सो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स लगा दें, या वो ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इन बोथ केसेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। सो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। सो इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट की स्टेट कांस्टेंट हो गई, उस पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो होगी। अच्छा जी, इक्विलिब्रियम को और बेटरली आप अंडरस्टैंड करेंगे, स्कूल फिजिक्स में आपने पढ़ा था न्यूटन न्यूटन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तीन लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या करते कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि एफ नेट जो है वो ज़ीरो होगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगी वो रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे आप, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। यानी अपनी स्टेट को वो चेंज कब करेगा? जब एक्सटर्नल एजेंट या फोर्स उस पर एक्ट करेगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ और इक्विलिब्रियम सेम थिंग, ये एक ही चीज़ें हैं। इक्विलिब्रियम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करता है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। सो ये था आपके पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इसका कंपैरिजन विद न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसका थोड़ा एनालिटिकल स्टडी कर लेते हैं। देखें, यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट, इस पे लगने वाली चार फोर्सेस हम ले लेते हैं। एक लेट से आपके पास F1 इज इक्वल टू 2 न्यूटन है, एक और फोर्स यहाँ पे लग रही है F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यहाँ पे एक और फोर्स डाउनवर्ड लग रही है F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, यहाँ से एक फोर्स अपवर्ड लग रही है F4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। सो इन चार फोर्सेस को अगर आप ऐड करें तो दो पार्ट्स में ऐड कर लें, समीशन ऑफ एफ एक्स कर लें। समीशन ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। एक फोर्स राइट टू लेफ़्ट लग रही है, दूसरी लेफ़्ट टू राइट लग रही है, ऑपोजिट है, तो साइन ऑपोजिट आएगा एक का। 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू सेम, एक डाउनवर्ड लग रही है, एक अपवर्ड, ऑपोजिट है, 4 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 0। सो एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब उस पर नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स इक्वल होगी 0 के। नेट फोर्स यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ वाई की इक्वल होगी। सो अगर फोर्स पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट भी 0, नेट फोर्स भी 0, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, वो रेस्ट पोजीशन में है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये थी आपके पास फर्स्ट एनालिटिकल, हमने इसको एनालिटिकल देखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सेकंड केस क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे एयर है, एयर मालिक्यूल्स हैं, यहाँ से आप एक बॉल को फॉल करवाते हैं डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी बॉल की वेलोसिटी स्टार्ट में इंक्रीज़ करेगी, और एक टाइम आएगा बॉल की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी वी टर्मिनल,
टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा ये अब। तो इस केस में, ये इसके बाद के केस में, जो यहाँ पे इसका वेट है वो इक्वल हो जाएगा ड्रैग फोर्स के साथ, ठीक है। वेट और ड्रैग फोर्स यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो नेट फोर्स है इसकी एफ नेट, वो इक्वल हो जाएगी ज़ीरो की, ठीक है। या फिर हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं, वेट माइनस एफ डी, दोनों क्योंकि इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है दोनों, सो इनका सम क्या होगा, ज़ीरो के। ड्रैग फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट हो गए हैं ये इक्वल। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, बट इसकी वेलोसिटी अब क्या है, यूनिफॉर्म। सो ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, इक्विलिब्रियम में। तीसरा केस कि यहाँ पे आपके पास एक मेटल बार है, इसके एक पॉइंट आपने किसी पेवट के ऊपर फिक्स कर दिए, यहाँ से आपने एक फोर्स एफ लगाई जिसकी वजह से यहाँ पे टार्क प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये अब गोल गोल घूमेगा ना, यहाँ पे एक पॉइंट इसका फिक्स है तो लीनियर मूवमेंट इसकी ज़ीरो हो जाएगी। सो टार्क प्रोड्यूस होगा इसके अंदर, और ये टार्क होगा क्लॉकवाइज, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव टार्क। पीछे टार्क के टॉपिक में हमने देखा था क्लॉकवाइज जो टर्निंग इफेक्ट होता है उसको नेगेटिव टार्क होता है। यहाँ पे एक और फोर्स एफ लग रही है, इसके रिजल्ट में भी टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, बट इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव टार्क, राइट। अब दोनों टार्क अगर इक्वल होंगे तो ये टार्क इसको क्लॉकवाइज मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो नेट टार्क क्या हो जाएगा, एफ नेट, सॉरी नॉट एफ नेट, टा नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। सो इन डेट केस ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, राइट, इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। सो इन तीनों केसेस में जो फर्स्ट केस है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, राइट। इस इक्विलिब्रियम में जो फोर्स है वो ज़ीरो है, अगर फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, राइट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अच्छा, सेकंड केस में देखें, यहाँ पे भी सम ऑफ फोर्सेस एफ नेट जो है वो इक्वल है ज़ीरो के, अगर एफ नेट ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे ज़ीरो है, बट ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इसको हम बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरे केस में इसके भी दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है, यानी इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा, टर्न नहीं कर रहा। अगर टर्न नहीं कर रहा तो यहाँ पे टार्क नेट जो है वो क्या है, ज़ीरो। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ज़ीरो की इक्वल है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओमेगा उसका क्या है, यूनिफॉर्म। सो एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म, अगर इस वेलोसिटी को डिवाइड करेंगे टाइम पे तो अल्फा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, ज़ीरो, नॉट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बल्कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। इन दैट केस ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम को डिफाइन भी किया, अंडरस्टैंड किया, साथ में हमने ये भी देखा कि डायनामिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, सम ऑफ एफ एक्स सम ऑफ एफ वाई, नेट फोर्स ज़ीरो। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट यूनिफॉर्म टर्मिनल वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, सो यहाँ पे भी फोर्स लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, और क्योंकि मूव कर रहा है इसलिए डायनामिक इक्विलिब्रियम में। टॉर्क के केस में, टर्निंग इफेक्ट के केस में, अगर कोई ऑब्जेक्ट उस पर लगने वाले क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं वो इक्वल हो जाएं तो ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, इसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकंड कंडीशन क्या है, नेट टार्क जो है टाउ नेट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट, वो रेस्ट पे हो। फोर्थ कंडीशन क्या है कि मूव कर रहा हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो बट उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए, ये इक्वल होगा ज़ीरो के, या फिर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अल्फ़ा वो होगा ज़ीरो के इक्वल। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एमसीक्यू में पूछा जाता है या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के आपने बताना है, कोई आपसे पूछता है कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो वो इनमें से किसी कंडीशन को
फॉलो कर रहा होगा तो आप बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो, ये सारी कंडीशंस एक ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो सकती है। इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है तो वो इक्विलिब्रियम में। नेट फोर्स 0, स्टेट चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इक्विलिब्रियम में। नेट टॉर्क 0, टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और इक्विलिब्रियम में। अगर वो रेस्ट पे होगा कंप्लीटली तो तब भी इक्विलिब्रियम में। मूव कर रहा होगा बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब भी इक्विलिब्रियम में। अगर उस पर एक्सेलरेशन 0 होगा, आइदर वो लीनियर हो या एंगुलर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा जी, अब हम इक्विलिब्रियम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बेस पे हम डिवीजन कर लेते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स की। जो पहली टाइप है इक्विलिब्रियम की वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी टाइप आपके पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरी टाइप है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सो ये 3 टाइप्स हैं एनर्जी की बेस पे। कैसे हैं ये हम देखते हैं। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक बॉल है, इसके अंदर आपने एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। इस बॉल को अगर आप यहाँ से डिस्प्लेस करो, इस पॉइंट पे लेके आओ, तो यहाँ से ये बॉल वापस आएगा और झूले खाता हुआ वापस अपने ओरिजिन ओ के ऊपर रुक जाएगा। सो बॉल को आपने इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस किया, वापस वहीं आ गया, तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी मिनिमम, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट क्योंकि रेस्ट पे है तो इस पे एफ नेट क्या है, एफ नेट इज़ इक्वल टू 0 और एक्सेलरेशन इसके अंदर 0 है। सेकंड केस देखें कि यहाँ पे लेट से एक और बॉल है, उसको आपने यहाँ पे उल्टा करके रखा हुआ है, इसके ऊपर भी एक बॉल यहाँ पे आपने ठहराया हुआ है। यहाँ पे बॉल जो है वो रेस्ट पे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि हाइट h हाइट के ऊपर ये मौजूद है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, जो कि मैक्सिमम होगी। इस केस में इसकी हाइट, अगर हम इसको रेफरेंस ले लेते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ये मिनिमम है। इस पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट पे नेट जो फोर्स लग रही है वो भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, लेट से मैं यहाँ से एक फोर्स, छोटी सी भी फोर्स लगाऊँ, डिस्प्लेस करूँ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये गिर के यहाँ नीचे आ जाएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तीसरा आपके पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लेट से यहाँ पे एक स्ट्रेट सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसके ऊपर आपने एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉल इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम में। इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखें इस पे जो एफ नेट है, नेट फोर्स, वो इक्वल है 0 के, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। अब आप इस फोर्स को इस पे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस करो और एक और नई पोजीशन पे ले जाओ, पोजीशन ए से बी पे ले गए आप इसको। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हाइट पे है तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ नई पोजीशन पे आके ये फिर स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं आएगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, वहीं पे रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डेट्स वाई हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। नाउ हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कि इक्विलिब्रियम की कौन कौन सी कंडीशंस है। वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, टॉर्क 0 होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अलहदा से इनको डिस्कस करके इनकी हम एक एक एग्जांपल लेंगे जिससे बात पूरी तरह से समझ आ जाएगी। इक्विलिब्रियम की बेसिकली एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स 0 होनी चाहिए, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। अब वो टार्क की फॉर्म में भी लग सकती है, ये लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी लग सकती है। तो इस बेस पे इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ एफ विल बी इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू 0 मीन कि जो नेट फोर्स है ऑब्जेक्ट पे, ये जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0 के इक्वल होगा। अगर हम एक फोर्स को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके जो 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा एफ एक्स, तो समेशन ऑफ एफ एक्स सारी फोर्सेस की एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू 0,
तमाम फोर्सेस के वाई कंपोनेंट भी किसके इक्वल होंगे, 0 के। डेट्स वाई इन दो को कंबाइन करेंगे तो एफ नेट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, लेट से यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स यहाँ पे लग रही है 10 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एक वेट है W इज़ इक्वल टू, हम कह देते हैं 17 न्यूटन का कोई वेट है जो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे एक और फोर्स है F इज़ इक्वल टू 17 नॉट 17, हम ले लेते हैं 7 न्यूटन। सो इस केस में देखें, इस ऑब्जेक्ट पे जो अपवर्ड वेक्टर डायग्राम बना लें फोर्सेस के, यहाँ पे एक फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, एक और फोर्स है वो भी यहाँ पे अपवर्ड लग रही है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर। सो एक और फोर्स है वो यहाँ पे डाउनवर्ड लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स है 17 न्यूटन। इसके ऑपोजिट दो फोर्सेस हैं, एक आपके पास है -7 न्यूटन, दूसरी है -10 न्यूटन, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये उल्टे। सो यहाँ पे तीनों फोर्सेस को ऐड करें तो आपको मिलेगी नेट फोर्स, एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 F3, 17 प्लस इंटू -7 न्यूटन इंटू -10 न्यूटन, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 के। सो यहाँ पे नेट फोर्स क्या ऑब्जेक्ट के ऊपर, 0 है। सो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई कि फर्स्ट कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कि उस पर लगने वाली फोर्सेस का जो सम है यानी कि नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस पे लेते हैं एक अच्छी सी एग्जांपल। अ लोड इज सस्पेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स, यहाँ पे 2 कॉर्ड्स के साथ एक लोड सस्पेंडेड है। डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड डेट कैन बी सस्पेंडेड एट पी, इस पॉइंट पी के ऊपर यहाँ कितना लोड हम सस्पेंड कर सकते हैं, कब, इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 50 न्यूटन, अगर यहाँ पे कॉर्ड जो है उसका मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो 50 न्यूटन है, तो यहाँ पे कितना लोड आप डालें कि ये टूटे ना, डेट मीन कि यहाँ पॉइंट पी के ऊपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सो हम इसको सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करके। पहले हम इसकी वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखें पॉइंट पी पे 3 फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स यहाँ पे ये 20 डिग्री एंगल वाली, सेकंड फोर्स यहाँ पे पॉइंट ए की तरफ लग रही है, इस पॉइंट से एक बी की तरफ लग रही है, एक फोर्स यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है। सो यहाँ पे तीनों फोर्सेस की वेक्टर, ये फर्स्ट फोर्स, सेकंड, थर्ड, 3 फोर्स। अब इन तीनों फोर्सेस के एक्स और वाई कंपोनेंट्स जिनके बन रहे हैं बना देते हैं। देखें डब्ल्यू वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसका कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। जो T2 टेंशन फोर्स है इसके 2 कंपोनेंट हैं, T2 एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और T2 वाई कंपोनेंट। इसी तरह T1 के 2 कंपोनेंट बन रहे हैं यहाँ पे, T1 वाई कंपोनेंट यहाँ से ऊपर और एक T1 एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टॉपिक में आपने पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कॉज ऑफ थीटा से फाइंड आउट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के साइन थीटा से। सो फर्स्ट जो फोर्स है यहाँ पे टेंशन फोर्स T1 एक्स, जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा वो T1 एक्स होगा, T1 कॉज ऑफ थीटा, T2 एक्स T2 कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से फर्स्ट फोर्स का वाई कंपोनेंट इक्वल होगा T1 साइन थीटा, सेकंड का T2 साइन थीटा, और एक वेट जो है ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे लग रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आप इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। कंडीशन क्या कहती है हमें कि समेशन ऑफ एफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0, और समेशन ऑफ एफ वाई भी इक्वल होगा 0 के। समेशन ऑफ एफ एक्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें एफ एक्स में 2 फोर्सेज हैं, T1 एक्स T2 एक्स, तो इनका सम 0 को इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ T2 एक्स माइनस T1 एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने T1 एक्स को नेगेटिव लिया। देखें T2 एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, T1 एक्स नेगेटिव, या दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक को पॉजिटिव लो एक को नेगेटिव। सो T2 की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा T2 कॉज ऑफ देखें T2 एक्स किसके इक्वल है, T2 कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा 20 डिग्री है, T2 कॉज ऑफ 20 डिग्री माइनस T1 कॉज ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे T2 इंटू काज ऑफ 20 डिग्री इक्वल होता है 0.9391 के, माइनस T1 इंटू काज 60 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के।
यहाँ से T2 इसी साइड पे रखें, T2 इंटू 0.9391 इसी साइड पे रखें, ये नेगेटिव वाली टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी T1 फाइंड आउट करना है, T2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, T1 इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.88 इंटू T2 है यहाँ पे। अगर हम T2 यहाँ पे देखें, सॉरी T1 यहाँ पे हमने लेना है 50 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1.88 इंटू T2 इक्वल हो जाएगा 1.88 को इधर डिवाइड कर लो, 50 डिवाइडेड बाई 1.88 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, जगह कम है, 26.6 न्यूटन यहाँ पे T2 आ जाएगा। सो T1 आपके पास कितना है 50 न्यूटन, जब T1 50 न्यूटन होगा तब T2 किसके इक्वल होगा 26.6 न्यूटन। अब हम यूज़ करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट कि समेशन ऑफ एफ वाई भी किसके इक्वल होगा 0 के, क्योंकि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के ऊपर वेट और ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, टेंशन फोर्सेस। अगर वेट और बढ़ाएंगे टेंशन से बढ़ जाएगा वेट, तो रस्सी टूट जाएगी, वेट नीचे गिर जाएगा, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन ख़राब हो जाएगी। सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। एफ वाई में 3 फोर्सेज हैं, T1 साइन थीटा, T2 साइन थीटा और वेट। यहाँ पे T1 साइन थीटा, T2 साइन थीटा दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इन दो को पॉजिटिव लेंगे, वेट डाउनवर्ड है, इनके ऑपोजिट है तो इसको हम नेगेटिव ले लेंगे। T1 बाई प्लस T2 बाई माइनस W इज इक्वल टू 0। सो वैल्यूज पुट कर लें, T1 बाई की जगह क्या होगा, T1 बाई की जगह क्या पुट करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, T1 बाई इज इक्वल टू T1 साइन थीटा, T1 साइन ऑफ थीटा प्लस T2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू W को उधर ले जाएं, W फाइंड आउट करना है। T1 आपके पास कितना है, यहाँ पे देखें T1 कितना है, T1 इज इक्वल टू 50 न्यूटन, 50 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, और प्लस T2 कितना है, T2 इज इक्वल टू 26 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू W। यहाँ पे ये 50 इंटू साइन 60 डिग्री होता है 0.8660 प्लस 26.6 इंटू साइन 20 डिग्री इक्वल होता है 0.34 के, विच इज़ इक्वल टू W। यहाँ से W इक्वल हो जाएगा, जब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वेट आ जाएगा आपके पास 52 न्यूटन। सो अगर हम यहाँ पे 52 न्यूटन का वेट यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, तो इस केस में ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। डेट मीन कि यहाँ पे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। अगर हम 52 से 53 कर दें तब यहाँ से ये रस्सी ब्रेक कर जाएगी और इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करती है टॉर्क को। लेट से आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट उसका फिक्स्ड है किसी पेवट पे, यहाँ इसके अराउंड ये रोटेट कर सकता है, यहाँ पे आप एक फोर्स लगाते हो F1 और उससे एक टार्क प्रोड्यूस हो जाता है टा1। यहाँ पे एक और फोर्स लगाते हो, उससे टार्क टा2 प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट टार्क लिख रहा हूँ, पिछले टॉपिक में हमने टार्क को डिटेल से स्टडी कर लिया। ये टार्क आपके पास होगा क्लॉकवाइज, ये होगा टा एंटी क्लॉकवाइज। सो इस टार्क को हम लेंगे नेगेटिव, इसको लेंगे पॉजिटिव। अगर ये दोनों टार्क एक दूसरे के इक्वल होंगे तो टार्क का सम जो है वो नेट टार्क होगा, वो इक्वल होगा 0 के। दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, सम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ओके जी, ये सेकंड कंडीशन थी इक्विलिब्रियम में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वो रोटेशनल कंडीशन पे है तो उसका एक पॉइंट फिक्स्ड है, तो उस पर लगने वाले टार्क का सम जो है वो 0 होगा। अगर इस पर कोई टार्क एक्ट ही नहीं कर रहा तब भी ये इक्विलिब्रियम में, अगर दो इक्वल और ऑपोजिट टार्क एक्ट कर रहे हैं तब भी ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम आते हैं एक थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं। आपसे कोई MCQ पूछ सकता है कि यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे
इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही हैं। यहाँ पे एक फोर्स लग रही है यूँ राइट डायरेक्शन में, यहाँ पे एक लेफ़्ट डायरेक्शन में लग रही है। ये फोर्स लेट से 10 न्यूटन है, ये फोर्स भी 10 न्यूटन है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फोर्स लेफ़्ट साइड पे लग रही है, एक फोर्स राइट साइड पे लग रही है। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, बट मैग्नीट्यूड में ये इक्वल है। सो यहाँ पे कोई लीनियर मोशन होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। ऑब्जेक्ट ना यूँ मूव करेगा ना यूँ मूव करेगा। सो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ज़ीरो। सो ये फर्स्ट कंडीशन को ओबे कर रहा है। बट दूसरे केस में यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, इसको R1 R2 बोलते हैं। सो फर्स्ट मूवमेंट आर्म और फर्स्ट फोर्स को मिला के एक क्लॉकवाइज टार्क इस पे बन रहा है। यहाँ पे एक क्लॉकवाइज टार्क इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूसर है। दोनों टार्क्स जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं, दोनों नेगेटिव हैं। तो सो यहाँ पे अगर आर इसको 1 बोल दें, इसको 1, लेट से हम 1 बोल देते हैं इसको, तो यहाँ पे टार्क होगा 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, -10 न्यूटन मीटर। सेकंड केस में -10 न्यूटन मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा -20 न्यूटन मीटर। सो ये ऑब्जेक्ट जो है हम बोलेंगे लीनियर केस में ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। जो समेशन ऑफ एफ है इसके ऊपर वो ज़ीरो है, जबकि समेशन ऑफ टार्क जो है वो इट डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकता है लेकिन वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं होगा। एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन में होगा लेकिन रोटेट नहीं करेगा। सो ऑपोजिट कंडीशंस भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। हम अब इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको जो सेकंड कंडीशन है वो और ही अच्छे से समझ आ जाएगी। ये रही आपकी एग्जांपल। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ 200 न्यूटन is supported horizontally. If the breaking strength of rope is 400 Newton, how far the man of 400 Newton can walk from point A on the beam? कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म बीम है, यानी इसकी डेंसिटी साइज़ यूनिफॉर्म है थ्रू आउट 6 मीटर लेंथ पे। इसको लास्ट से एक रस्सी से ऊपर को बांधा हुआ है, तो ये नीचे को आएगा तो रस्सी में टेंशन 400 न्यूटन प्रोड्यूस होगी। वो कह रहा है कि यहाँ पे एक बंदा है, इसका मेस वेट जो है वो 400 न्यूटन है। ये कितना आगे आ सकता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, यानी ये ब्रेक न करे, नीचे को ना आए। तो इस सारे सिनेरियो की हम एक फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो फोर्स डायग्राम ये रही कि यहाँ पे एक फर्स्ट फोर्स यहाँ पे लग रही है टेंशन की इस सिस्टम पे, या इस ये जो आपके पास बीम है इस पे एक ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लग रही है 400 न्यूटन। दूसरी इसकी इस शख्स की वजह से नीचे की तरफ 400 न्यूटन फोर्स लग रही है। अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ इसकी 200 न्यूटन फोर्स लग रही है 3 मीटर डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे 3 टार्क्स आप गौर करें तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहली फोर्स यहाँ पे इस बीम पे अपवर्ड लग रही है विद अ डिस्टेंस 6 मीटर। तो मूवमेंट आर्म क्या बना इस टेंशन का? 6 मीटर। पेवट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर, फोर्स लग रही है अपवर्ड। तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। इसको मैं टाव 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 6 मीटर इंटू टेंशन फोर्स, यानी ये आर एफ की इक्वल है। टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। यहाँ पे फोर्स है टेंशन की, आर यहाँ पे 6 मीटर है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है सो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। दूसरा टार्क यहाँ पे इस पर्सन की वजह से लग रहा है। हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए से ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये एक सामने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखो इसकी वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसको हम लेंगे नेगेटिव टार 2 होगा नेगेटिव। इसी तरह से टार 3 जो है, ये बीम जो है इसका अपना एक वेट है, इसकी वेट की वजह से इसकी वेट की हम एवरेज यहाँ पे ले लेंगे, लेंथ का एवरेज ले लेंगे पेवट से, मतलब टोटल इसकी लेंथ है 6 मीटर, तो इसका सेंटर तक 3 मीटर बनता है, वही इसका मूवमेंट आर्म लेंगे, एवरेज ले लेंगे उसका, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल आपके पास 0 है, सॉरी फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मीटर ले लेंगे। सो ये भी आपके पास क्लॉकवाइज है तो इसका टार्क भी हम लेंगे नेगेटिव, राइट। तो अब सेकंड कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है इक्विलिब्रियम की? सेकंड कंडीशन ये कहती है कि समेशन ऑफ टार्क जो है, समेशन ऑफ टार्क विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितने टार्क है? 3, तो समेशन ऑफ टार्क कर लेते हैं हम, टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क 3 विल बी इक्वल टू 0। टार्क 1 आपके पास कितना है? 6 इंटू, बल्कि यूनिट साथ लिख लेते हैं, चलें यूनिट को छोड़ें आखिर में लिख लेंगे, न्यूटन मीटर है, 6 इंटू
400, देखें 6 इंटू टेंशन है 400 माइनस टा 2 नेगेटिव है x इंटू 400 प्लस टा 3, यानी यहाँ पर भी टा 3 नेगेटिव हम लेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 इंटू 200 विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 400x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 2400 में से 600 निकाल दो 1800 बच जाएगा, तो ये माइनस 400 x इज इक्वल टू 1800, x इज इक्वल टू, अच्छा जी ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा ना उधर जाके, तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 400, 2 0 इससे गए, x इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16 और 2 बच गया, उसके साथ 0 लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20, तो x इज इक्वल टू 4.5 मीटर। सो ये पर्सन अगर इसका मूवमेंट आर्म बनेगा 4.5 मीटर, अगर ये इतने डिस्टेंस तक आता है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये टेंशन, ये बीम जो है वो स्टेबल रहेगा, ये 400 टेंशन की रोप टूटेगी नहीं, राइट। अगर ये थोड़ा सा और आगे जाएगा तो रोप टूट जाएगी यहाँ पे। ओके, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये थी आपके पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस, इक्विलिब्रियम की टाइप्स, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।